हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के अध्याय 1 हमारा सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, बिना समय लेते हुए आपका चलिए स्टार्ट करते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। जब आकाश में तारा टिमटिमाता है तो बच्चा लोग को बहुत अच्छा लगता है। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? जैसे कोई बहुत तारा है, कोई तारा चमकता ढेर है, ज़्यादा है, कोई कम चमकता है। उसी के बारे में पूछ रहा था। कौन? उसका बेटा पिताजी से। पिताजी बोले, आसमान में चौंद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी। पिताजी बोले तारामंडल घूमने के लिए जाने के लिए पिताजी के साथ बच्चे भी तारामंडल घूमने के लिए चले गए। आगे देखिए। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। ठीक, चलिए। सूर्य सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है। सूर्य जो है ना, सौर परिवार का मुखिया होता है। जैसे कि आपके घर का मुखिया कौन होगा? पिताजी होगा या तो मम्मी होगा, मालिक, उसी को कहा जाता है मुखिया। तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। यह क्या? अरे यह क्या? ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। मतलब हॉल में जाके देखने लगा था, हॉल गया था देखने के लिए सूर्य के बारे में। कुछ ने तो तालियों भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? जितना भी सौर परिवार में जितना भी है, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, सब किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य से प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आँख की लपेट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती? आँख की लपेट। इसे सौर प्रज्वलवाल कहते हैं। प्रज्वलवाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। क्या है? हमारी पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है, बहुत। अगर जो हम देखें तो राई का दाना, जैसे कि आप देखे होंगे रैंची का दाना, और एक बॉल ले लीजिए, गेंद खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला बॉल इतना बड़ा सूर्य है, तो उसके राई के दाना मतलब क्या हो गया? रैंची का दाना इतना पृथ्वी है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। क्या होगी? बताएं पहले। हम राई के दाने के बराबर होगी। चलिए हम ग्रहों से परिचय करवाते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी के प्रकाश से वो भी चमकते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन? ग्रह। एक तीर का चिन्ह बारिश से सभी ग्रहों पर जमने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। बुध पहला ग्रह है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है।
क्लियर। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सब सूर्य का सबसे निकट बुध ग्रह होता है, इसीलिए उसमें अधिक चमक होती है। क्या होती है? अधिक। देखिए जितना रोशनी ज़्यादा मिलेगा उतना चमक ज़्यादा मिलेगा। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। क्या? बुध ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह नहीं, लाल ग्रह। लाल ग्रह क्या होता है? निशान को इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। क्या है? लाल ग्रह को मंगल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल रहता है मंगल ग्रह, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, सूर्य का सबसे निकट बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद क्या है? पृथ्वी, उसके बाद मंगल देखो लाल है ना, इसीलिए लाल ग्रह भी कहता है। मंगल हो गया, उसके बाद बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, उसके बाद अरुण हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल, इसी को कहते हैं सौरमंडल है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? निश्चित दूरी बनाकर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रह के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। पहले वो क्या था? ग्रह, प्लूटो ग्रह था। पहले 9 ग्रह था। प्लूटो ग्रह जो है ना अपने अक्ष पर अच्छी तरह से चक्कर नहीं लगाता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जैसे बच्चा लोग नहीं होता है, देखते हैं कभी उधर कभी उधर कभी उधर खेलने के लिए चले जाते हैं, उसी तरह से प्लूटो जो कभी इधर घूमते थे कभी उधर घूमते थे, इसीलिए उसको हटा दिया गया ग्रह से, उसको क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया। चलिए आसमान में टिमटिमाते तारे के बारे में जानते हैं। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। क्या करते हैं? सूर्य से भी बड़े हैं। बहुत तारे सूर्य से बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। जब पृथ्वी से बहुत नज़दीक प्रतीत होता है, इसीलिए क्या होता है? इसीलिए वो बड़ा दिखाई देता है। तारा जो बहुत दूर है, इसीलिए वो छोटा दिखाई देता है। ठीक। परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। क्या होता है? 8 मिनट 16 सेकंड कहीं पे दिया हुआ रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ रहेगा। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। क्या लगते हैं? 4 वर्ष लगते हैं। दूसरा तारा, पृथ्वी से जो दूसरा तारा दूर है, उसका प्रकाश आने में पृथ्वी तक 4 वर्ष लगता है। चलिए प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाएं। ठीक। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाश से पिंडों के नाम बताएं, पता कीजिए करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। क्या है? पृथ्वी हमारा घर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब आसान अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका। क्या हुआ? चौंका। आप धरती पर जाने लगे तो गोविंद चौंक गया। अरे हम धरती पर ही तो हैं। क्या है? धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। क्या है? वह यही एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन मिल रहा है। बाकी सब 7 ग्रह है, वहाँ पे जीवन
मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। जल भी मिलता है, जीवन भी मिलता है, आवश्यक गैस भी है। नहीं रहेगा तो सब हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। पानी के बिना रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। खाना नहीं मिलेगा तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। गैस नहीं रहेगा, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ये सब चीज़ मौजूद है पृथ्वी पर, अन्य ग्रह पे ये चीज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। एक ऐसा मात्र ग्रह है पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। क्या आती है? नीली नज़र आती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परिवर्तन सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, क्योंकि नीला समुद्र में जो है पानी जो है 71 सबसे ज़्यादा है पानी, इसीलिए नीला दिखाई देता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है। क्या स्थल है? पानी 71% है पूरी पृथ्वी पर, ठीक ना। तो 29% स्थल है, वही स्थल में हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी में कंपनी है, पठार है, सब क्या है 29% में है। एत एवं जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। क्या होता है? आकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह क्या नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्लियर? कौन ग्रह नीला दिखाई देता है? पृथ्वी। क्या दिखाई देता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रहों की सैर करते हैं। उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह भी होते हैं ग्रहों के अलावा, ठीक। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर गए आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद। क्या है? यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चांद है। मेरी चांद हमसे दूर है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितना सेकंड में? 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा लग जाता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। चंद्रमा पर क्या है? ना जल है, ना ही वायु है। वहाँ पे रहना भी मुश्किल है। जल और वायु के बिना हम नहीं रह पाएंगे। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। क्या है? चंद्रमा पर मिट्टी भी नहीं पाया जाता है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जितना भी उपग्रह है सब अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक। कुछ ग्रहों के कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का टाइटन है। शनि ग्रह को टाइटन एक ग्रह है, उसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का भी क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता। वो भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्लियर है? चलिए, रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें। कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें, ठीक। देखिए, यही है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। देख लीजिए पृथ्वी का परिक्रमा कैसे कर रहे हैं। चंद्रमा कर रहे हैं।
इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकल गए। जैसे हॉल में गए थे वो सब क्या सौर परिवार से मिलने के लिए, कैसा होता है नहीं होता है। शो ख़त्म हुआ, उसके बाद सब आदमी क्या किए, बाहर निकल गए, सभी लोग बाहर निकले। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने कई नई नई बातें सीखी। क्या सीखी? नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार के तारों, उपग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है। क्या है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरस है। देखिए किसके किसके बीच होता है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह होता है। दिया हुआ है ना, मंगल, देखिए मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के बीच दिया हुआ क्या, क्षुद्र ग्रह दिया हुआ है ना। चलिए आगे है ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उन उपग्रहों की संख्या का विवरण। देखिए सबसे पहले क्रम संख्या 1 दिया हुआ, ग्रहों का नाम दिया गया है। उसके बाद घूर्णन समय, अपने अक्ष पर, मतलब अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने जगह पर घूम रहा है, उसको कहते हैं घूर्णन समय। परिभ्रमण समय, सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो दिया हुआ है। और उपग्रहों की संख्या इधर दिया हुआ है। बुध जो है ना अपने अक्ष पर 56.6 दिन में 58.6 दिन में घूम लेते हैं अपने अक्ष पर। और सूर्य के चक्कर लगाने में बुध को 87.97 दिन लग जाता है, लगभग 88 दिन लग जाता है। अगर जो आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 88 दिन रहता है। कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको याद करना आवश्यक है। इसका उपग्रहों की संख्या 0 होता है। शुक्र में आ जाते हैं। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है और 224.7 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। उपग्रहों की संख्या इसका भी 0 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे, मतलब एक दिन में अपने अक्ष पर घूमते हैं। देखते हैं एक दिन में घूमते हैं तब ना दिन रात हो जाता है, एक दिन होता है। उसी तरह 365 दिन लग जाता है, 365.3 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। एक साल जो बीतता है वही बीतता है, 365 दिन लग जाता है। और उपग्रहों की संख्या कितना? 1 है, जो कि चंद्रमा है, पूर्णिमा में जो होता है। चौथा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 24.6 घंटा में अपने अक्ष पर घूम जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन लगता है। और उपग्रहों की संख्या मंगल के 2 ग्रह हैं, फोबोस एगो डिवोस हैं। ठीक, अगला है बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 घंटा, मतलब लगभग 10 घंटा में घूम लेता है और 11.86 वर्ष लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। उपग्रहों की संख्या 63 है। बृहस्पति के पास कितना है? 63 है। और शनि जो है ना अपने अक्ष पर 10.3 घंटा में घूम लेता है और सूर्य के चक्कर लगाने में शनि को 29.46 वर्ष लग जाता है और इसका उपग्रहों की संख्या 62 है। क्लियर? यूरेनस, अरुण जिसको कहते हैं, इसको 16.2 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84.01 वर्ष लगता है, लगभग 84 साल लग जाता है अपने सूर्य के चक्कर लगाने में। उपग्रहों की संख्या 27 होती है। और नेपच्यून है अरुण, जिसको वरुण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वरुण। इसको 18.5 घंटा, मतलब 18.5 घंटा में लगभग अपने अक्ष पर घूम लेता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 164.80 वर्ष लग जाता है सूर्य के चक्कर लगाने में। समझो बहुत दिन लग जाता है सूर्य के चक्कर लगाने। अरुण सोचो कितना दूर है सूर्य से, बहुत दूर है। और इसका उपग्रहों की संख्या कितना है? 13 है। क्लियर है? ये चार्ट को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा तो आपके बुक में दिया हुआ रहेगा है।
उससे याद कर सकते हैं। नोट में हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया, बताए थे निकाल दिया गया है, नोट में दिया हुआ। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देता है। ये तारे नहीं होते हैं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं, जिससे कि धरती तक पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ होता है, नहीं पहुंच पाता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जलता नहीं है, आते आते जलता नहीं, कभी कभी आप गिर जाता है, जिससे धरातल गड्ढे बन जाते हैं। जहाँ पे गिरता है ये आकाश गंगा है, इसी को आकाश गंगा कहा जाता है। जब गड्ढे में जब गिर जाता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या कर देता है? गड्ढा बना देता है, गड्ढा। जैसे देख लीजिए, अगर जो किरण से कोड़ते हैं जहाँ पे गिरता है वहाँ गड्ढा बन जाता है। जैसे दूर से अगर जो हम फेंक देंगे, क्या खुरपी फेंक देंगे तो वहाँ गड्ढा कर देगा, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्रुव तारा के बारे में पढ़ते हैं। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। नाविक कहा जाता है, किसको जानते हैं? जो समुद्र नाविक, जो कि नाव चलाते हैं उसी को नाविक कहते हैं। नाविक कहते हैं जो अथी चलाते हैं, नेवी हुआ, उस सबको नाविक कहा जाता है। क्लियर? तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो फिर सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशि में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम इस प्रकार राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है कौन? राशि जानते होंगे, 12 राशि होता है, आप लोग को पता होगा पहले से। 12 राशि होता है। राशि होता है, देखिए, मेष राशि होता है, वृष राशि होता है, मिथुन होता है, कर्क होता है, सिंह होता है, कन्या होता है, तुला होता है, वृश्चिक होता है, धनु होता है, मकर होता है, कुंभ होता है एवं मीन राशि होता है। 12 राशि होता है। ये देखिए तारे का ही नाम दिया गया है 12 राशि, ठीक ना। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। क्या है? जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इस समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह के नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र जैसे होता है ना, 15 दिन में नक्षत्र होता है, 14 या 15 दिन में अमावस्या होता है, 14 दिन में पूर्णिमा होता है, एकादशी द्वादशी, वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक। अश्वनी पहला है 27 को, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्य, लेसा, माघा, पूर्वा फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा, आषाढ़, सावन जिसको कहते हैं, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये सब क्या है? 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र जो आता है ना, 15 दिन में आता है, 14 दिन में आता है। आज कहते हैं सावन एले, क्या कहते हैं, चित्रा आया, हथिया आया, हाथ में ठंडा लगेगा, कन्हैया आया, कान में ठंडा लगेगा, वही सब दिया हुआ है, ठीक। सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप लोग के घर में दादा होंगे, दादी होंगे, मम्मी होंगे, पापा होंगे, उनसे पूछिएगा, बताएंगे जरूर, उसको पता होंगे। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। क्या करती हैं? 14 दिन में पार कर लेती है एक नक्षत्र को। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और
मौसम में गहरा संबंध है। क्या है? गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी। वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। चलिए आगे है आकाश गंगा, तारों की नदी। क्या है? तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। इसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलह, पुल, अस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि नाम रखा गया है इसका। यूनानी ग्रंथों ने इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुल्लाह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। क्या है? देखिए 7 तारों का समूह है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 नजर आता है। 7 तारों का समूह नजर आता है, उसको सप्तर्षि तारा कहते हैं। सप्तर्षि तारों का समूह है। चलिए क्वेश्चन है अभ्यास। क्वेश्चन को अगले दिन हम करेंगे, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन है, अगले दिन हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर जो आप लोग को वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए